बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। इससे प्रीवियस सेशन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने चार्जेस को स्टैटिक पोजीशन में यानी कि रेस्ट की हालत में स्टडी किया था और उनकी जो तमाम टर्मिनोलॉजीज या लॉस उनको डिस्कस किया था। बट व्हाट इफ द चार्जेस स्टार्ट मूविंग, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट को। करंट आप किसको कहते हैं? करंट एक जनरल टर्म है जिसका मतलब कोई भी चीज अगर मूव कर रही है हम उसको उसका करंट कहते हैं। जैसे एयर करंट्स होती हैं, हवा जब मूव करती है तो एयर करंट्स बनते हैं। सेम इज द केस विद द चार्जेस। इफ द चार्जेस स्टार्ट मूविंग तो हम उसको करंट कहते हैं। अगर इसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट कर दें कि द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट से एसोसिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर रेफर करेंगे। कि किसी डेल्टा क्यू जो चार्जेस हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। एंड आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक यूनिट टाइम के अंदर जो कितने चार्जेस हैं उसमें से मूव करेंगे उसको हम करंट करेंगे, करंट कहेंगे। कैपिटल आई इसको डिनोट करते हैं, करंट का जो यूनिट है। अच्छा, अब चार्जेस चूंकि हमने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट और नेगेटिव जो करंट कैरियर्स होते हैं यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो किसी मटेरियल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस की मूवमेंट को हम कॉम्बिनेशन या कंबाइनली उनको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है, वो एम्पेयर है और इसको कैपिटल ए से हम उससे जाहिर करते हैं। और कैपिटल ए एक एम्पेयर का मतलब ये है कि अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरे तो उसका जो करंट होगा वो एम्पेयर होगा। एम्पेयर एक काफी बड़ा यूनिट है क्योंकि एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। तो इसके स्मॉलर यूनिट्स भी हैं जैसे मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर। मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारे पास चार्जेस दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के बारे में नहीं पता था, तो कन्वेंशनली यही कंसीडर किया जाता था कि पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, इसको करंट कहा जाता था। इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। बट हम अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो मेटल्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कास्ट टू फ्लो द करंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसको हम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं। तो दोनों तरह के जो चार्जेस करंट्स है वो यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। कन्वेंशनल करंट भी जो एसोसिएट है विद द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो एसोसिएट है विद द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अच्छा जी, अच्छा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आगे एक एग्जांपल है कि किस तरह एक बैटरी में से फ्लो करने वाले करंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ये जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो तमाम मटेरियल्स कहलाते हैं जिनमें से करंट पास नहीं कर सकता, या इन जनरल हम उसको ये कहते हैं कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि वो तमाम मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना हो, तो ऑब्वियसली जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट उनमें से पास नहीं करता। तो ऐसे तमाम मटेरियल्स को हम जो इंसुलेटर्स हैं वो उनको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे को प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और कंडक्टर वो तमाम मटेरियल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज कैरियर काम करते हैं और करंट को मूव करवाते हैं उस मटेरियल के अंदर से। तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएं, तो उनको कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि जो मेटल्स है, आयरन है, कॉपर है, स्टील है, ये सारे मटेरियल्स हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या फर्क है? अच्छा जी, इसको समझने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक
पिक्चर दी गई है जिसके अंदर आप देखिए एक बल्ब जो है उसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ। तो अब बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जब आप उसके साथ अटैच करेंगे तो ब्लू लाइंस इंडिकेटिंग द पोटेंशियल ऑन बोथ साइड आर सेम। जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव जितना दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है हम उसको बल्ब के साथ अटैच कर देते हैं। अब यहाँ से जब पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उनमें से कुछ जो चार्जेस हैं वो यूज होंगे टू ग्लो दिस बल्ब, यानी कि उनमें से कुछ जो पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दूसरी फॉर्म्स के अंदर, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब पार्टिकल फर्स्ट के पॉजिटिव से होकर नेगेटिव टर्मिनल में चले जाते हैं तो ये जो बैटरी है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स कुछ वर्क करेगा उस नेगेटिव पार्टिकल को दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल में लाने के लिए, एंड दिस वर्क इज नोन एज EMF। तो कोई एक्सटर्नल सोर्स वो रिक्वायर्ड होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, और दैट EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कि आप उस पार्टिकल को दोबारा जो है वो सर्किट के अंदर पुट कर सकें, और इसको हम EMF कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा V इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करते हैं वो उस EMF की वजह से होता है जो वो सोर्स जो है अपने अंदर करता है उस पार्टिकल को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए। तो जो अमूमन जो हमारे पास पोटेंशियल सोर्स होता है बैटरी होती है, उसके जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है, एक लाइन लंबी एक छोटी, उसकी जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव साइड होती है, छोटी लाइन है वो नेगेटिव साइड होती है। तो EMF जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो एनर्जी है, वो एनर्जी है, वो फोर्स है जो पार्टिकल को दोबारा सर्किट में लेके आती है, लोअर पोटेंशियल से उठाकर हायर पोटेंशियल की तरफ लेके आती है। क्योंकि नॉर्मली हायर पोटेंशियल से पार्टिकल लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो जब वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो लोअर पोटेंशियल से दोबारा पार्टिकल्स को हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए जो उस पे वर्क डन किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विच इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, E इज इक्वल टू W/Q। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द एनर्जी स्पेंट per unit positive charge by the source to move it from negative terminal to the positive terminal within the source। कि एक सोर्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से दोबारा नेगेटिव टर्मिनल से दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल में लाने के लिए जो एनर्जी सर्व की जाती है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट्स, जो जूल पर कूलम है जो वोल्ट कहते हैं। अच्छा इसको ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर ये नीचे एक पानी पड़ा हुआ है, ऊपर से एक डक्ट है जिससे इस व्हील के ऊपर पानी गिर रहा है और ये व्हील घूम रहा है। अब देखें कि ये पर्सन को वर्क डन कर रहा है यहाँ से पानी को उठाकर ऊपर पहुंचाने में। अब ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है, और ये जो पानी फ्लो कर रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट है, और इस पानी के फ्लो की वजह से ये व्हील घूम रहा है। तो ये आप समझ लें कि जो यूजफुल वर्क हो रहा है, जैसे लाइट बल्ब को ग्लो किया और ये दोबारा पानी जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आ गया, तो लोअर से दोबारा उसको हायर में पहुंचाने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है वो EMF से रिजेंबल किया जाता है। अच्छा उसके बाद एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये कहते हैं करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। कि जो करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो उसके वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप जितना वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा रखेंगे, वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करेंगे, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। अगर वोल्टेज कम होंगे तो करंट भी कम फ्लो करेगा। बट देयर आर सम कंडीशंस एंड दोस कंडीशन आर एज लॉन्ग एज temperature and the physical state of the conductor is kept constant। ये तब तक वैलिड है जब तक उस कंडक्टर का टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट्स सेम रहे। अगर आप उसका टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट्स को चेंज करते हैं तो तब ओहम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो वो डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे करें उनको हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं, और आमतौर पर ये रेजिस्टर्स कहलाते हैं जो ओहम्स लॉ को पूरी तरह से ओबे करते हैं। बट शर्त वही है कि उनका जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम देखें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ पर जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट K इज इक्वल टू 1/R। दिस R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और R का मतलब है जी ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को जब हम यहाँ रखें तो I इज इक्वल टू V/R या V इज इक्वल टू IR। ये वो फेमस ओहम लॉ है
जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और यहाँ पे जो आर है ये वो रेजिस्टेंस कहलाती है जो वोल्टेज की इंडिपेंडेंट है। ये क्या होती है? ये होती है जी के जो करंट फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में रुकावट कितनी आती है, और ये डिपेंड करता है किन चीजों पर। ये जो रेजिस्टेंस है, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर, कि मटेरियल कौन सा है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के उसकी डायमेंशंस क्या है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, कैसा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर। ये वो सारी चीजें हैं जिन पर डिपेंड करती है ये रेजिस्टेंस। इनके चेंज होने से जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाता है। अब ओहम लॉ की लिमिटेशंस। ओहम लॉ एक तब तक, जैसे हमने पहले बात की, तब तक गुड होल्ड करेगा जब तक कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट है, इनको उसका टेम्परेचर वगैरह जो वो चेंज ना हो। तो ये जो रेजिस्टेंस आर अगर उसकी चेंज ना हो तब तक ये होल्ड सही करता है, अगर उसकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो। और रेजिस्टेंस जो है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मतलब अगर किसी कंडक्टर के ये फैक्टर्स जो है अगर चेंज हो जाए तो ओहम्स लॉ जो है वो ओबे होना बंद हो जाएगा, और जो डिवाइस है वो ओहमिक से नॉन ओहमिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिससे हम करंट आई फाउंड किया गया। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, जो आगे हमने वर्ड एक इस्तेमाल किया, द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर आपके कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें जो उसको ऑपोजिशन मिलेगी, उसके फ्लो में रुकावट आएगी, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, जो मेटालिक कंडक्टर है उसके अंदर यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिसको हम करंट कहते हैं। बट जब इलेक्ट्रॉन उस मेटल के एटम से जाकर स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट आती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा जी, और ये मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V ओवर I, यानी कि वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करती है। इसका जो यूनिट है उसको हम ओहम कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। ये इसकी सिंबल है ओमेगा, ग्रीक लेटर ओमेगा है। और रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से 1 एम्पीयर किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे तो हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओहम है। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं जी। वो फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उनको बात कर लेते हैं। उनमें जो पहला फैक्टर है दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली एक लंबा पाथ मिलेगा करंट को फ्लो करने के लिए, तो अगर पाथ ज्यादा लंबा है तो रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर लेंथ ज्यादा है तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, लेंथ छोटी होगी तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होगी। सेकंड इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेटर द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस द रेजिस्टेंस, लेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। देन आ जाता है जी टेम्परेचर। अब विद द राइज इन द टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह ही है कि अगर आप किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उसके जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है। जब वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है तो जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी उन एटम्स के साथ स्ट्राइक करने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा स्ट्राइक्स होती हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होती है। तो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद मटेरियल, मटेरियल की टाइप क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। तो हर डिफरेंट मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होती है। जैसे सिल्वर के लिए सबसे कम है तो प्लैटिनम के लिए सबसे ज्यादा है। तो मटेरियल की नेचर जो है ये भी की फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाते हैं जी रेजिस्टर्स। रेजिस्टर वो डिवाइसेस हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर करवाते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू तक, यानी कि हर एक रेजिस्टर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और ये जो रेजिस्टर्स है स्पेसिफिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे लेड वगैरह या कार्बन, इनसे बनाए जाते हैं। और हर रेजिस्टर की एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है। बट कुछ वेरिएबल रेजिस्टर भी होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है हम उनको ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो चेंज कर सकते हैं। इस तरह के रेजिस्टर्स को हम रियोस्टेट भी कहते हैं। इसके अंदर वायर होती है, रेजिस्टेंस वाली वायर होती है और हम ऊपर से एक जो कॉन्टेक्ट है उसको स्लाइड करवा के कम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह के रेजिस्टर्स को हम वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं जी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। कि अब हम रेजिस्टर्स को अगर जोड़ना हो
तो जिस तरह हमने कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन के दो तरीके पढ़े थे, सेम वही दो तरीके जो है रजिस्टर की जो है वो कॉम्बिनेशन के भी है। एक सीरीज है और दूसरा जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम रजिस्टर्स को, जो रजिस्टर की जो इमेज है, उसकी सर्किट डायग्राम है, वो कुछ इस तरह की, हम उसको इस तरह जो लाइंस है उसके जरिए रजिस्टर को जाहिर करते हैं। फर्ज करें आप तीन बल्ब जो है हम उसको एज ए रजिस्टर कंसीडर कर लेते हैं। उसको अगर आप पैरेलल उसको सीरीज में इस तरह से ज्वाइन करते हैं, जैसे ये R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2 और इसकी रेजिस्टेंस R3 है, और इसको आप एक सोर्स डेल्टा V के साथ अटैच करते हैं, तो जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इन तीनों में से गुजरेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम गुजरेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम गुजरे, दैट मींस कि करंट जो है वो तीनों में से सेम गुजरेगा। अगर करंट सेम गुजरेगा, दैट मींस कि तीनों में से I इज इक्वल टू I1, I2 एंड I3, यानी कि तीनों का करंट जो है वो सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा तीनों में, क्योंकि सीरीज में तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V जो टोटल पोटेंशियल है ये इक्वल होगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन के, यानी कि डेल्टा V जो है वो इक्वल होगा डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3। अब हमने ओहम लॉ में पढ़ा V इज इक्वल टू IR, तो फॉर द फर्स्ट वोल्टेज डेल्टा V1 इज इक्वल टू I1 R1, सेकंड के लिए I2 R2, थर्ड के लिए I3 R3। तो फॉर द टोटल के लिए हम लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 R1, I2 R2, I3 R3। अब पीछे हमने पढ़ा था कि जो करंट है वो सबके लिए सेम है, तो I इज इक्वल टू I1 R2 एंड I1 I2 एंड I3। सो सब में हम I कर देंगे, I कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी उस सर्किट की। और अगर तीन से ज्यादा कॉम्बिनेशन में हो तो हम उनको इस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, विच मींस कि अगर सीरीज में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते जाएं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी। लो जी, दूसरा जो इनका कॉम्बिनेशन है दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि हम उनको बैटरी के एक ही टर्मिनल से, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी इसकी एक सिंपल डायग्राम बनाई थी कि आप बैटरी के साथ उसको इस तरह से अटैच करें कि तीनों को एक ही पॉइंट से, यानी कि एक रजिस्टर इधर, एक इधर और एक इधर, यानी कि तीनों रजिस्टर बैटरी के एक ही पॉइंट के साथ अटैच हो। तो अब देखिए इनमें जो पोटेंशियल होगा वो सबको सेम मिलेगा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड होने का मतलब यह है जो करंट है वो इनमें डिवाइड हो जाएगा, बट जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से ये तीनों अटैच है। तो जो पोटेंशियल है वो इनका सेम रहेगा, बट करंट जो डिवाइड हो जाएगा। करंट इज इक्वल टू V ओवर R, तो तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कुछ यूं आ जाएगी, 1 ओवर समथिंग, 1 ओवर बटे की सूरत में आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि इसके अंदर अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये 1 ओवर उसके सबस्क्रिप्ट में आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट आज का जो टॉपिक है, हम जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, IV ग्राफ है, करंट वोल्टेज ग्राफ है फॉर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस, उनको स्टडी करते हैं। अब ओहम लॉ हमें यही कहता है जो करंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, उतना ही ज्यादा जो है वो करंट फ्लो होगा। बट शर्त यह है कि उस कंडक्टर की जो कंडीशंस हैं या उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की। तो मेटालिक कंडक्टर में जो ओहम लॉ है वो परफेक्टली ओबे होता है, विच मींस कि जो हमारे पास IV कर्व आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज करंट इंक्रीज होगा, विद द डिक्रीज इन द वोल्टेज करंट जो है वो डिक्रीज होगा। बट अगर हम बात करें एक फिलामेंट बल्ब की, तो फिलामेंट बल्ब में क्या होता है, जो फिलामेंट बल्ब में जब स्टार्ट में हम उसको ऑन करते हैं तो चूंकि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो एक सर्टेन वैल्यू तक जो ओहम लॉ है वो ओबे होता है। उसके बाद अब उस फिलामेंट बल्ब का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और ओहम लॉ ओबे नहीं हो पाता, और ये कर्व जो है वो कर्व बन जाती है। जो कर्व इंडिकेट करती है
विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट मजीद इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर उस कंडक्टर का बढ़ना शुरू हो गया। और लास्ट में हमारे पास है जी थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। यूजुअली जो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो अगेन एक बड़ा छोटा सा इसमें इंटरवल ऑफ पीरियड होता है जिसके दरमियान जो ओहम लॉ है वो भी होता है। उसके बाद हमारे पास जो कर्व है वो इस तरह चेंज हो जाती है कि अगर आप मजीद वोल्टेज जो करंट को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता। तो दैट्स इट फॉर द सेशन। इसके जो रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।